हेलो एनसीईआरटीएंस, वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी बाबा चैनल। और आप सबने पिछली क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और टॉपिक हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ है। पर इस क्लास में आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ को शुरू करने से पहले आपको सोलर सिस्टम के बारे में क्यों पढ़ाया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। 16 तो मैं जानता हूँ और बाकी मास्टर्स में पीएचडी वाले जो रिसर्च पेपर में लिखते हैं उनका तो पता नहीं कितना है, बट 16 तो मैं जानता हूँ, जिनमें से 8 तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो 8 थ्योरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसने लगभग भूगोल के पूरे तरीके को बदल के रखा था। ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में सोचने समझने की लोगों की जो क्षमता थी, जो शक्ति थी, उसमें काफी डेवलपमेंट आई थी। पर जानकर आपको हैरानी होगी इस बात पर कि इनमें से पूरा सही कोई भी नहीं है। मैं जो 8 थ्योरी आपको बताऊंगा इनमें से पूरा सही कोई भी नहीं है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जैसे कि आप सबकी कम्युनिटी होती है ना, किसी की रिलीजियस कम्युनिटी होती है, किसी की सोशल कम्युनिटी, तो उसी तरह से एक साइंटिफिक कम्युनिटी होती है जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट अपने थ्योरीज को परफॉर्म करते हैं, अपनी थ्योरीज को रखते हैं, उनसे दूसरों की समझते हैं, अपनी रखते हैं। तो उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने साफ तरीके से एक दूसरे की थ्योरीज को इनकार कर दिया। पर एक कॉमन फैक्टर लास्ट में निकल कर सबके में ये आया कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना था उसी तरह से हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ भी बना है। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि समझ में आ रही होगी आपको कि मैंने क्यों सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। हालांकि आपने सोलर सिस्टम के बारे में शुरुआत की क्लासों में, क्लास 6 में, 7 में पढ़ रखा होगा। एक्चुअली जो सोलर सिस्टम की पूरी पढ़ाई होती है जिसमें आप एक्चुअल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे प्लैनेटॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, इस पूरे स्टडी को यानी यूनिवर्स से रिलेटेड हर स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना नहीं, हमारा चैप्टर है जियोग्राफी और उसमें भी हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। एक्चुअल टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो चलिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ बातें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ माना जाता है कि जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम कभी शुरू हुआ था उसी तरह से हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ भी हुआ। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के और बहुत सारे मतभेद थे लोगों में। तो शुरुआत से कुछ कुछ मतभेद आपको क्लियर करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के इतना संशय लोगों के मन में क्यों बना रहा। एक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं जानता, पर दो थ्योरीज ऐसी रही जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित की। जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तब हमारे पास इतने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, ना ही हमारे पास कभी हमारे एस्ट्रोनॉट्स कभी यहाँ से बाहर निकले थे, तब हमारे पास शायद एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई भी नहीं थी, पर हमें शायद पता भी नहीं थी। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे और उस समय के जो फिलोसफर थे, तो इन्होंने दो ग्रुप में बट गया लोग, एक तो रिलीजियस वाले और एक थे साइंटिफिक कम्युनिटी वाले। तो जो रिलीजियस बेस थे उनको साइंटिफिक कम्युनिटी वाले ने साफ तौर पे इनकार कर दिया क्योंकि वो इलॉजिकल होते थे। रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो उनका कोई लॉजिक नहीं होता था। उनके हिसाब से बस पृथ्वी की उत्पत्ति किसी ईश्वर से या किसी मतलब दूध से वगैरह वगैरह तरह तरह के कॉन्सेप्ट होते जिनका कोई लॉजिक नहीं होता था। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने साफ तौर से इन्हें इनकार कर दिया। तो अब बात करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की कि आखिर साइंटिफिक कम्युनिटी वाले ने ऐसा क्या किया जिसको दुनिया आज समझती है और आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी दो पार्ट में बट गए थे। एक था ओल्ड स्कूल वालों में, तो उनका दो स्कूल में बट गया था, एक था कोल्ड ओरिजिन कॉन्सेप्ट और दूसरा था हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट। तो इस बात को अब आप लिखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत कैसे हुई थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ में, तो हेडिंग लगा लेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ हेडिंग लगाएंगे और ओरिजिन ऑफ द अर्थ का सबसे जो शुरुआत की जो थ्योरी थी उसको दो पार्ट में बांट लीजिए। ओरिजिन ऑफ द अर्थ को दो पार्ट्स में बांट लीजिए। एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखिए रिलीजियस कॉन्सेप्ट लिखेंगे, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, और दूसरा लिखेंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। आवाज आ रही है सबको? आई होप सबकी आवाज क्लियर होगी। ठीक है, तो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट और दूसरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी जैसे बताया कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट चूंकि इलॉजिकल थे, इनका कोई लॉजिक नहीं था। देखो ये आते थे विद नो लॉजिक, इट कम्स विद नो लॉजिक, तो इसके लिए इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। किनके द्वारा? साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, इनके कॉन्सेप्ट। तो आइए, अगर इन्होंने इसको डिस्कार्ड किया तो फिर उन्होंने अपने इसके बदले में उसको रिप्लेस करके इसका सब्स्टिट्यूट क्या दिया। तो ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं सीधे सीधे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे आना चाहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर नोट कर लिया हो तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और फटाफट नोट करो सब। आइए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर इन्होंने क्या अलग थ्योरी दे दी। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट
हेडिंग लगाएंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। दो तरह के इसमें भी इन्होंने अपने को दो स्कूल्स में बांट लिए, एक थे कोल्ड ओरिजिन वाले और एक थे हॉट ओरिजिन वाले। अब तुम ये सोच, कोल्ड हॉट मतलब एक का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ठंड से हुई है, मतलब शुरू में ये पूरा आइस का वो था, और एक का गर्म था। तो आइए इन्हीं दोनों को समझते हैं कि क्या मतलब एक पूरी तरह से इनको कैसे सोचते थे, क्या समझते थे। तो लिख लेंगे दे डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स। मैं बोल रहा हूँ, लिख लो सब, दे डिवाइडेड इन टू स्कूल्स। तो फर्स्ट वन इज नोन एज, पहले वाले को मान लेते हैं कि कोल्ड स्कूल वाले थे, कोल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट। इसको लिख लेंगे कोल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बाबा की थ्योरी है भाई, लिखो सब। दूसरा एक हॉट स्कूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हॉट स्कूल को हॉट ओरिजिन स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। और इसको कोल्ड स्कूल और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दो बातें, अब इनको एक एक करके समझते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा है, कोई खास, क्योंकि अगर ये बड़ी होती तो ज़्यादातर कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया होता, बट ये उतना खास एक्सेप्टेड नहीं था किसी के द्वारा भी। हाँ, लेकिन हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा लोग इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि तो ठीक है, फिर हॉट से समझते हैं, सेकंड वाले से समझते हैं क्या है भाई पूरा हॉट। ये हॉट है इसलिए इसको रेड से दिखा रहा, तो ठीक है। हॉट साइंटिफिक कम्युनिटी में जब अपने अपने रिसर्च करें, जब रिसर्च क्या बेसिकली हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक ऑब्जर्वेशन होता है जो किसी एविडेंस विद सम एविडेंस, एक तरह का ऑब्जर्वेशन, एक तरह की व्याख्या है जो कुछ एविडेंस, सम एविडेंस पे दी जाती है, जिनका पूरी तरह से सत्यता होने की कोई गारंटी नहीं होती। दे आर पार्शियली ट्रू, ठीक है, दे आर पार्शियली ट्रू, विच इज, इसे को क्या कहेंगे? नॉन एज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होगी? क्लियर हुआ? नहीं कहते कि एक हाइपोथेसिस बना रखा है अपने माइंड में, मतलब एक तरह का होता है वो जो पूरी तरह से सत्य नहीं है, भ्रम पालना, लेकिन ये भ्रम है विद सम एविडेंस, ठीक है, ऐसे समझो, भ्रम विद सम एविडेंस। हाँ, लिखो कहीं तो, भ्रम विद सम एविडेंस। हाँ, तो ये हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट वालों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, मतलब जो सोलर सिस्टम बना, मैंने पहले ही बताया, अभी 1 सेकंड पहले, सॉरी 2 मिनट पहले बताया होगा आपको कि सोलर सिस्टम से, जैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ उसी तरह से हमारी बाकी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो सोलर सिस्टम के बारे में माना जाता है कि ये छोटे से एकदम न्यूक्लियाई में थे, फट करके बड़ा बना, बहुत सारे थे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो गर्म, ये जो गर्म वाला बात है ना, हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट, इनका मानना था कि पृथ्वी जो शुरू में एक बहुत बड़ा आग का गोला थी, लाइक सन, लेकिन साइज में नहीं, मतलब बस उसके टर्म में कि हाँ ये थोड़ा सा गर्म था। धीरे धीरे जैसे कि अब तुम आग लगाओ किसी चीज में और उसको छोड़ दो, तो क्या वो हमेशा जलती रहती है? तो तुम्हें पता होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चूल्हे में आग लगे हुए देखते हैं, कहीं पे भी रोड पे आग लगाते हैं, अभी ठंड का टाइम है तो आसपास आपके गांव में या कहीं पे भी पुआल में आग लगाए जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहां पे थोड़े टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है, खत्म, मतलब जल के राख हो जाता है। और अगर ऐसा है तो, अगर पूरी तरह से जल जाने वाला सब्सटेंस है तो जल जाएगा, अदरवाइज अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, जब पत्थर को गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, राइट। उसी तरह से हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट में उनका मानना था कि पृथ्वी जो है जब इसकी उत्पत्ति हुई तो बहुत गर्म थी, पर टाइम के साथ वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता गया। और उसके ऊपर में मैंने आपको एक क्लासरूम, मेरी वीडियो आई है, देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से ओशन फॉर्मेशन हुआ था, तो किस तरह से एटमॉस्फेयर वगैरह बना था, तो वो अलग चीजें इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, आप पुस्तकों को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉट ओरिजिन वालों का मानना था। अब आते हैं कोल्ड वालों पर। इनका मानना था, सुनिएगा, इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे को कुछ कुछ जगह पे ये सही लगते हैं, बट कुछ कुछ जगह पर कहीं कहीं पे गलत भी है। ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति ठंडे से हुई थी, यहाँ पे इतना ज्यादा कोल्ड था, इतना ज्यादा कोल्ड कि टाइम के साथ यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उन्होंने यहाँ के एटमॉस्फेयर को गर्म किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को उन्होंने इसके एटमॉस्फेयर को गर्म किया। तो सवाल आता है कि अगर इनके एटमॉस्फेयर को या फिर आउटर लेयर्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने गर्म किया था, तो पृथ्वी के अंदर में जो इतनी ज्यादा जो कोर में इतनी ज्यादा गर्मी है वो कहाँ से उत्पन्न हो गई? तो इनके जवाब में इन्होंने ये कहा कि जो सुपर इनकम्बेंटेंट लेयर्स होते हैं ना, बेसिकली मतलब टर्म को थोड़ा सा हाई फाई बोलने से आप डिफिनेशन अच्छा नहीं दे देते हैं, जस्ट सामने वाले की इंग्लिश नॉलेज पे चेक कर लेते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। सुपर इनकम्बेंटेंट लेयर लिखने का सिर्फ उनका यही मतलब था कि लेयर बाय लेयर, जैसे कि आपने पढ़ा है ना पृथ्वी के बारे में कि सबसे ऊपर में हमारा क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल कोर, बस इतना। बट इतना नहीं है, लिथोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर, काफी सारी चीजें हैं। बट तो उन्होंने इसी को बताया कि लाइन से जो लेयर होती हैं उनके लेयर की प्रेशर की वजह से उनके अंदर में इतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर उत्पन्न हो गया, जो कि पूरी तरह से बकवास है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो मिलियन ईयर में जो कोल फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो कोल बनने के बजाय राख बनना चाहिए था या फिर आग बनना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो उतना हाई टेम्परेचर को करते हैं ना। डायमंड वगैरह जो भी इनके नीचे आता है
वो भी तो काफी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में करते हैं। तो हमारे पृथ्वी के नीचे सिर्फ हीरा और कोयला निकलना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। कोर और मेंटल के पास में तो इतना तेज लिक्विड है, इतना ज्यादा हॉट लिक्विड है कि उसमें हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कभी उनके नीचे का लेयर भी ऑलमोस्ट आधा गायब हो जाता है। और आप टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये था साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में आपका हॉट ओरिजिन कॉन्सेप्ट और कोल्ड। अच्छा, इसके बाद में भी कुछ लोगों ने एक आध तो थ्योरीज बताई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो था कि ये उत्पत्ति के आधार पर किस तरह से वो गर्म या ठंडा। अब कुछ लोगों ने हेवनली बॉडीज जो होती है, चूंकि सोलर सिस्टम के अंदर में हेवनली बॉडीज मतलब जो भारी भरकम बॉडीज है, उनके आधार पर भी कुछ थ्योरी दी थी। कितनी? तीन थ्योरीज। ठीक है, तो चलो अब इसको मिटाते हैं और उन थ्योरीज को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वो सुनेंगे सब। देखो, वो भी 3 तरह की थी। तो लिखिएगा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ हेडिंग नहीं रहेगा, बट अब इसका जो इसके बारे में जो थ्योरी आई थी वो अलग 3 तरीके से। हेवनली बॉडीज, तो बेस्ड ऑन हेवनली बॉडीज लिख लेंगे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज, इसको समझिए। ठीक है, इन्होंने भी 3 थ्योरी दी थी। कितनी? 3। फर्स्ट, तो पहला था मोनिस्टिक थ्योरी, सिंगल वाला। मतलब कि अगर कोई अर्थ है तो इसके पास में कोई एक बॉडी होगा, मतलब हेवनली होगा, जैसे कि हमारा मून। सही है ना, हेवनली बॉडीज पे। तो उन्होंने कहा कि अर्थ का फॉर्मेशन जो होगा वो उसके हेवनली बॉडीज के आसपास के होने की वजह से। तो हेवनली बॉडीज के ऊपर यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट लिख लेंगे इसको। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट लिखेंगे मोनिस्टिक। इसके बाद में आया था और उन्होंने कहा कि एक तो मान लो कि एक प्लेनेट है हेवनली, तो चलो ठीक है मोनिस्टिक। अगर एक से ज्यादा 2 हो गया तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने इसको ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी लिख लो। फिर आया कि अगर 2 से भी ज्यादा प्लेनेट हुआ तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए उन्होंने ट्राई हाइब्रिड दिया था, ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, और इसी थ्योरी को बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी लिख लेंगे, ब्रैकेट देख के लिख लेना बाइनरी। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बैठा, यहाँ पे साइड लिखा हूँ, यहाँ पे नीचे बाइनरी ब्रैकेट में लिखना सर, बाइनरी स्टार कॉन्सेप्ट। मतलब बेसिकली मोर देन 2। हाँ, तो एक के लिए मोनिस्टिक, दूसरे के लिए ड्यूअलिस्टिक, तीसरे के लिए ट्राई हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको पूरी की पूरी 16 थ्योरी बता रहा हूं जो आपको जानने चाहिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ के ऊपर में। मतलब अर्थ की, पृथ्वी की उत्पत्ति के ऊपर में टोटल 16 थ्योरियां हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा हैं, पर हम 16 थ्योरी में से 8 थ्योरी आज पढ़ेंगे। हालांकि मैं 16 की 16 थ्योरी आपके सामने लिख रखी है मैंने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, मैं आपके फ्रेम से बाहर हो जा रहा हूँ, आप तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो फटाक से ले लो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा अब तक। अब इसको नोट कर लेना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके, मतलब आफ्टर ये क्लास जब खत्म होगी तब आप वापस से कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो ठीक जैसा ठीक लगे। अब चलो एक एक करके मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो टोटल 16 थ्योरियां हैं। इधर में 8 जो थ्योरी है ये रिसेंट थ्योरीज हैं, याद रखना। ये जो थ्योरी है आपकी रिसेंट थ्योरी है। ठीक है, ये रिसेंट है, और ये आपकी प्रिमिटिव वाली यानी कि पुरानी है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में। हालांकि सबसे जबरदस्त यही 8 है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा ज्यादा वैल्यू देकर के लिख रखा है। और ये नई वाली है, तो नया बस वही 9 दिन और पुराना 22 दिन। ठीक है ना, तो नया वाला ये सब नए में रह जाएंगे। तो और ये आइए पुराने वाले के ऊपर में फोकस रखते हैं। ठीक है, आइए तो फिर एक एक करके सबको समझाते हैं। ठीक है, चलिए। ऊपर में लिखा है 16 हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस, आई होप मैं आपको दिख रहा होऊंगा। ठीक है, नहीं अब दिख रहे हैं। चलो, तो सबसे पहला था गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ये कांट भाई साहब के बारे में इन्होंने सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस दे रखी है, तो इसको पढ़ेंगे। शुरुआत यहीं से होगी, सबसे पहले इनको जानेंगे। कांट साहब के बाद में एक नेबुलर हाइपोथेसिस आया था,
जो कि लैपलेस साहब ने दिया था, इनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस आया, ये हाइपो लिखा है आपके लिए शॉर्ट में, आप हाइपोथेसिस समझ लीजिएगा, ऊपर में स्पेलिंग है, नीचे में शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ये प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है जो कि आपको चैम्बरलिन साहब ने दिया था, चैम्बरलिन इनका नाम था चैम्बरलिन, और इन्होंने ही प्लेनेटेसिमल आपका हाइपोथेसिस रखा था। अभी देखो इसके बाद में अगला है टाइडल हाइपोथेसिस। तो टाइड वेव के बारे में पहले पढ़ा है, सुना है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ोगे आप समझोगे। टाइड हाइपोथेसिस जो कि सबसे बढ़िया एक तरह से मुझे भी लगता है, वो इन्होंने दिया था जेम्स जीन्स ने। हालांकि इसमें सारी ही मुझे अच्छी लगती है, सब बढ़िया है, बट जेम्स जीन्स ने काफी तगड़ी कॉन्सेप्ट दे रखी है, ठीक है। आइए इसके बाद में देखिए बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये भी बहुत अच्छा था, ये रसेल साहब का दिया हुआ है, बाइनरी स्टार वाला रसेल साहब ने दिया। उसके बाद में सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल, होयल साहब ने इसको दिया। देखिए इसमें 8 थ्योरी जो मैंने आपको मार्कआउट किया ना, ये पूरी की पूरी ये बहुत ही जबरदस्त है। ये नई वाली थ्योरी आके एमएससी वालों को पढ़ना है, ग्रेजुएशन तक इतना ही पढ़ना है। अगर आप 6 में है, 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में, 9, 10th में, 8 में, 7 में, या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ग्रेजुएशन सेकंड थर्ड ईयर किसी ईयर में, उसमें इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना है। और यकीन मानिए अगर ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में आप इन सारी थ्योरीज को पढ़ लेते हैं तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। इवन रिसर्चर्स भी नहीं जानते हैं इतना पेपर जितना मैं आपको रिसर्च करके यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल, उसके बाद में है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, तगड़ा लाजवाब, और सबसे आप सबका चहेता, आप सबका फेवरेट, जिसके लिए आप सब चिल्लाते हैं, आप सब मांग करते हैं, ये रहा बिग बैंग थियरी, द ग्रेट बिग बैंग थियरी। हालांकि इसका कोई मतलब खास नहीं है, आप लोग अपने मन में बना के रखे हैं, इससे बेस्ट थ्योरीज है यहाँ पर, इससे जबरदस्त थ्योरीज है यहाँ पर, लेकिन बिग बैंग थ्योरी बस है, ठीक है। सब करेंगे, सब पढ़ेंगे। अब अच्छा, ये आपके 8 है जो पढ़ना है, और 8 मैंने जो एक्स्ट्रा लिखवा रखे वो रिसेंट थ्योरीज हैं, जिसमें एक इंडियन भी है जिनका नाम है AC बैनर्जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने दिया है कि सेफाइड हाइपोथेसिस, देखो सेफाइड हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, इंडिया की एक थ्योरी है, ठीक है। हालांकि थ्योरीज तो आर्यभट्ट के टाइम से मिलती आ रही है हमारे देश को, दुनिया भर में उनके द्वारा जो प्लैनेट का पूरा चक्कर था, कैसे कैसे सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है फॉन वेस्टर हाइपोथेसिस, पहला पढ़ना नहीं है बस बता रहा हूँ। ये है एल्फेंस इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, एल्फेंस इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। इसके बाद में है रॉसगन साहब की रोटेशनल और टाइडल हाइपोथेसिस। उसके बाद में वही अपने इंडियन AC बनर्जी साहब हैं, AC बनर्जी सर की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो सेफाइड यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने हाइपोथेसिस रखी है, सेफाइड के बारे में सेफाइड के बारे में। और ये देखो ये है क्यूपर्स हाइपोथेसिस जो 1949 में आई थी, क्यूपर्स साहब की हाइपोथेसिस है। उसके बाद में फॉर्सेनकॉफ्स ग्लोब्यूल हाइपोथेसिस थी जो कि 1951 में आई थी। उसके बाद में ये है वॉल्कविट्ज प्रोटोप्लैनेटरी और आपके कॉन्ड्रूल्स कॉन्सेप्ट, ये है वॉल्किस प्रोटोप्लैनेटरी और कॉन्ड्रूल्स कॉन्सेप्ट 1971 में। ये सब नोट करते रहना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये है लास्ट वाला जुपिटरसन हाइपोथेसिस ऑफ EM दोबेस्की 1974, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। ये सब बेस्ट थ्योरीज हैं, इसमें इंडियन थ्योरी बस ये एक है और बाकी सब इधर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनो, हम इस क्लास में शुरुआत करेंगे गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट से, कि गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट मतलब इमैनुअल कांट, पूरा नाम था इमैनुअल कांट, इन्होंने शुरुआत कैसे की थी। तो आपको इस थ्योरी को पढ़ के समझ में आएगा। आज से पहले आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज से पहले आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारा सन है और जो हमारी पृथ्वी है या जो बाकी के प्लैनेट है जो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तो हमारा जो सन है वो हमारा जो सन है और उससे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं, तो सारे प्लैनेट सन के चारों ओर ही क्यों घूमते हैं, गोल 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 क्यों घूमते हैं। आप में से बहुत सारों का जवाब ये आएगा कि भैया ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, आप पूरी तरह से सही नहीं है बाबू, हम आपको बता रहे हैं। इमैनुअल साहब ने मतलब बेसिकली इमैनुअल कांट साहब ने अपनी एक गैसेस हाइपोथेसिस दी थी, उससे समझ में आएगा कि किस तरह से पूरा का पूरा गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट एक्सप्लेन किया, और तब आपको समझ में आएगा कि कैसे प्लैनेट घूमती है, कैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ यहां से हुआ था, ठीक है। देखो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, शुरुआत हम यहीं से करेंगे गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट को पढ़ने का मतलब है इसमें से किसी भी थ्योरी को एक क्लास तो चाहिए, पूरा एक प्रॉपर क्लास चाहिए। ये क्लास आपका बेसिकली पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था, ओरिजिन से लेकर के सारी बातों को मैंने बताया।
लेकिन गैसीय से लेकर ये पूरे 8 जो क्लासेज है इसके ऊपर में आपके 6 से 7 क्लास लगेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे क्लासेज है एक दो है जो मर्ज हो जाएंगे, बाकी सब जो है आपकी ये क्लासेस इनको भाई उठाना पड़ेगा। तो गैसियस हाइपोथेसिस कमी अगली क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इस क्लास को शॉर्ट रहने दें, इसको समझें, इसका नोट्स बनाएं, और अगली क्लास में चूँकि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और ये आपका गैसियस हाइपोथेसिस कांट हम उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसका पूरा नोट्स बना के रखिए, रिवाइज कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इस क्लासरूम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्लासरूम आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर में कहीं भी ज्योग्राफी में आपको ओरिजिन ऑफ द अर्थ ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात कि सब ठंड है, बच के रहना, घरों में रहो, स्कूल कॉलेज सब अच्छे से जाओ, ठीक है। चलो, जय हिंद।